IDSS is equal to 8 milliampere. Pinch of voltage for NFET is always negative. And कितना गिवन है देखो, -4 वोल्ट। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर in the circuit shown below has the parameter of IDSS is equal to 8 milliampere, VP is equal to -4 volt. Find the value of VDS capital Q. What is that capital Q? जानते हैं हम लोग, Q point. VDSQ. ये पूछा हुआ है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अंडर क्यू सेंट पॉइंट, समझा? यस सर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा पे तो मैंने लिखा हुआ है इसको। तो ये कैसा सर्किट है? वोल्टेज डिवाइडर बायस बट नॉट सेल्फ बायस, क्योंकि सेल्फ बायस इज अ नेम गिवन ओनली टू बीजेटी। गुड, यही होता है स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? वो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, मैं पूरी सब्जेक्ट को एज एन स्टोरी की तरह बता रहा हूं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला है, आप 5 मिनट मिनिमम पहले लॉगिन करो करके, क्लियर इतना? आप जानते हो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट हो सकती है, तो पहले भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी घर में तो बैठे हो, लॉगिन करने में कितना टाइम लगता है? जब फोन में फेसबुक पे क्लिक करते हो तो फेसबुक ओपन हो जाता है, तो आप अपना नाम और रजिस्टर्ड तो मेल आईडी में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड्स लगता होगा, उससे ज्यादा नहीं लगता आपको। यस सर। देखो इधर पे हमको जो पूछा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। वो ये बोला है प्लस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आप देखिएगा, VDS Q। इससे फेड के बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। VDS पूछा हुआ है, और वो Q का मतलब वो Q पॉइंट होता है, क्योंकि जो भी निकालते हो वो बाय डिफॉल्ट Q पॉइंट होता है। IC निकालो, IB निकालो, VC निकालो, VDS निकालो, VGS निकालो, सब Q पॉइंट है। सो आई कैन से कि व्हेनेवर आई वांट आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं सर्किट को आराम से क्या कर सकता हूं? रिड्यूस। यस सर। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये ड्रेन रेजिस्टेंस, सॉरी नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 किलो ओम है, क्या हम इसको कहने के लिए RS बोल सकते हैं, सोर्स का रेजिस्टेंस? यस सर। यस सर। ये हमारे पास एनफेट है, जो भी स्टेटमेंट में सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, रेंडमली बोल रहा हूँ, तो बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में आपको पता है कि क्या क्या करने वाले, क्योंकि ये एनफेट का सिंबल है। तो ज्यादा वोल्टेज 20 वोल्ट है, जो 20 वोल्ट जिस भी टर्मिनल को दोगे वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? ड्रेन। ड्रेन। और अगर नीचे में 40 वोल्ट दे दूं तो नीचे ड्रेन बन जाएगा, करेक्ट? यस सर। ओके, लेकिन किस केस में ये वाला चीजें वैलिड है? ये चीजें वैलिड है हमारे पास एनफेड के लिए। नेक्स्ट वन, ये RTH, आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट व्हेनेवर आई वांट, सो दिस इज RTH। और RTH निकालो मत, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं RTH इज नथिंग बट गेट रेजिस्टेंस, और दुनिया में सारे के सारे फेड का गेट करंट कितना होता है? 0। कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, बट कैलकुलेट करके होगा क्या? 0 into RTH ही तो करोगे, दैट्स व्हाट स्मार्ट कैलकुलेशन। So no need to calculate this RTH, but we can calculate VTH. So what is VTH? Given by 20 into 60 divided by 140 plus 60, that is 200. So what is that? 6 वोल्ट। 6 मिलीएम्पियर। 6 मिलीएम्पियर वोल्टेज आता है बेटा, गजब बात कर दिया हमने। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे, आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे, है ना? सही बोल रहा हूँ? 20। यस सर। हाँ, एक बार क्या हुआ था, अलीगढ़ में मैं क्लासेस ले रहा था। अलीगढ़ तो जानते हो, गया अलीगढ़? यस सर। तो वहां पे ना एक स्टूडेंट टॉपर थी, उसी ने ही बोला था कि सर ये 6 एम्पियर है। मैंने बोला गजब, ये तो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज होना चाहिए ना। तो बोली सर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। मैंने बोला हाँ, तभी मैं फेल हुआ था यूनिवर्सिटी में। सर ये तो गलती हो गई, ऐसी गलतियां क्षमा के योग्य नहीं है, समझा अभी? यस सर। ओके गुड। यस सर। ये है गेट से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज, एकदम इजीली। जानते हो कि ये गेट टर्मिनल है, गेट का टर्मिनल ये है, ये ऊपर वाला ड्रेन टर्मिनल है।
क्योंकि ज्यादा वोल्टेज दिया और ये सोर्स टर्मिनल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक लाइन पे सॉल्व नहीं होगा ये। जिस दिन एग्जाम पे आपको ये पूछेगा तो समझ लेना कि गुलशन सर ने हमें पहले ही करा दिया हुआ है। सेल्फ बायस सर्किट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस। अगर यहाँ पे बीजेटी होता तो मैं बोलता सेल्फ सेल्फ बायस। 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 सेल्फ बायस, यहाँ तक की बात होगी अच्छी से। हम जानते हैं गेट करंट 0 होता है। यहाँ पे अगर हम केवल अप्लाई करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, अगर आप इस फॉर्मेट में केवल अप्लाई करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? तो सर 6 इज इक्वल टू 0 इंटू आर टी एच, इसलिए हमने आर टी एच को नहीं निकाला था बिकॉज गेट करंट इज ऑलवेज 0। ये हो जाएगा VGS प्लस ऑफ बोलो 2 इंटू आई डी, क्योंकि ड्रेन करंट और सोर्स करंट क्या होता है फेड का? फेड में जो भी ड्रेन करंट होता है वही सोर्स करंट होता है, क्योंकि गेट करंट कितना होता है? 0। सीन्स। अरे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये IG इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ड्रेन IS। एंड सोर्स करंट आर इक्वल। तो आप यहाँ पे देखोगे दो इक्वेशन है, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है। हम ऐसे बोल सकते हैं 6 इज इक्वल टू VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ ID, नथिंग एल्स आई कैन डू आफ्टर दिस वन। आई एम हेल्पलेस टू प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट वन, यस लाइक गिवन क्वेश्चंस do consist of some given data which is giving me a proper hint so that I can apply what? Shockley equation. Shockley equation। Yes, Shockley equation अगर ये दोनों नहीं देगा ना बेटा नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। हाँ, आप अगर एकदम इंटरनल डेप्थ में जाओगे तो पूछेगा वीपी निकालो, तो वीपी निकालने का फॉर्मूला बताया क्यू माइनस माइनस क्यू एन डी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। लेकिन वो जो पार्ट हो जाएगा ना वो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है, जिसको मैंने पूरा का पूरा डिराइव सब कुछ अच्छे फॉर्मेट में करा है। और VGS इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर इनटू वीपी, जिसको लोग सिर्फ डायरेक्टली लिखा देते हैं, उसको भी मैंने बोला हिट एंड ट्रायल के फॉर्मेट में, जैसे हम SD RD शर्मा पढ़ते थे तो उस फॉर्मेट में मैंने डेरिवेशन अच्छे से बता दिया आपको। तो एक एक्सप्रेशन ये है, माना? यस सर। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? Shockley टेल मी। equation। वेरी गुड। तो ID इज इक्वल टू ID SS इंटू 1 माइनस ऑफ VGS बाई VP एंड इसका स्क्वायर क्या गिवन है? ये कितना गिवन है? sir, 8 milliampere। इंटू 1 माइनस ऑफ, मैं VGS का कुछ नहीं कर सकता बट VP गिवन है कितना? -4 volt। और VP फॉर N फेड इज ऑलवेज नेगेटिव, सो परफेक्ट। यस सर। yes, sir. उस वाले को इक्वेशन 1 नाम दो और इस वाले को इक्वेशन 2 नाम दो। और जो इक्वेशन 1 था वो क्या था मेरे को एक बार बताओगे? ओके बोलो। 6 इज इक्वल टू कितना था वो? VGS plus 2 ID। VGS प्लस 2 टाइम्स ऑफ ID। इतना सही है? Yes, sir. अब आपकी मर्जी, दो एक्सप्रेशन है, या तो ID का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक कैसे, यहाँ पे स्क्वायर है देखो ना, तो VGS का स्क्वायर बनेगा। तो मैं बोला VGS को अगर मैं हटा दूंगा, हाउ आई कैन रिमूव दिस? VGS इज नथिंग बट 6 माइनस ऑफ 2 ID। Yes, sir. यस सर। ये VGS को हटाओ तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना पूरा, वो ID के फॉर्मेट में बनेगा। इफ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस VGS because that is a problem creating term, or else I can remove ID, it's up to you. Better you remove VGS. If you want to remove ID, remove it, no problem. So this is 6 minus 2 times of ID. देखो एरर नहीं करना है। So ID is equal to 8 into 1। देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस, VGS की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2 ID। एरर नहीं करेंगे हम, मैंने बोला था ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू Yes, पुट sir। करते वक्त, लेकिन अभी तो हम कोई भी साइन का एरर नहीं कर रहे, ये माइनस आराम से हो सकता है। और ये Yes, sir। और इसका स्क्वायर, ये 4 है, ये 4 प्लस 1 कितना आ गया? 4 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 ID एंड इसका स्क्वायर। अगर मैं अच्छी बात करूं तो 4 स्क्वायर बाहर आएगा, कई बार हम डायरेक्टली 4 को बाहर निकालते, तो 4 स्क्वायर बाहर आएगा तो 16 आ जाएगा। तो इज इट 1/2? यस सर। Yes, तो sir. ये 1/2 इधर चला गया। बी स्मार्ट इन 2 कैलकुलेशन। ID। देखो ऐसे अब क्या करेंगे? एक्सपैंड इट। बोला एक्सपैंड इट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. 10 स्क्वायर ए, अच्छा सचिन सौरभ आते थे मेरे पास में, जो छोटे छोटे बच्चे उनको ये पढ़ा था, a माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो
A square. प्लस बी स्क्वायर, Yes, sir. तो दैट इज 4id स्क्वायर। Minus. माइनस 10 इंटू 2 इंटू 2 40। चलो 10 स्क्वायर तो 200 स्क्वायर लिख दिया ना। हाँ वाह वाह, क्या मजे लिए आपने मेरे। ओके, माइनस 2ab, और उधर इधर आ गया। सीखा है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे लेना चाहिए मजे, गलत तो गलत ही होता है। उधर से इधर आ गया होगा। बहुत सारे लड़के लोग क्या बोलेंगे पता है, ये क्लास 8 वाले को पढ़ा रहा था, तो खुद ही नहीं आता होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जानते हो मेरे को कितना आता है। अभी ग्रुप में एक लड़का क्या लिखा था पता है, बताऊं? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. बताता हूँ। उसको फोन भी किया मैंने, उसको फोन भी किया अभी। मतलब मैंने बोला हम सुधरेंगे नहीं करके ना, मैंने बोला किसी टीचर की डिसरेस्पेक्ट मत करो जो ईमानदारी से पढ़ाता है। ये लिखा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक क्लास मंथ है, सबसे नहीं बड़ा। क्या क्या लिखा उसने, ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या है ये सब फर्जी, सही से नहीं पढ़ा रहे क्या सर? और फिर वो रोता हुआ इमोजी नहीं आता। इमोजी तो इतनी वैरायटी है जितनी तो लड़कियां एक्सप्रेशन नहीं दे पाती उतना। तो ये लिख रहा है अभी ग्रुप में, क्या है मतलब? सर इनकी लाइफ ही इमोजी जैसी है बस। हाँ पता है बेटा, एक लड़का आर्यन नाम से, पता नहीं क्या नाम है, वो लिखा है कि सर सही से नहीं पढ़ाते क्या। क्या नहीं सही से पढ़ाते भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या हम? क्या आप ये चाहते हो कि मैं सॉल्व इक्वेशन डिराइव कराऊं? कुछ भी मतलब। खुद को देखो, खुद उस लड़के को बोल रहा हूं मैं, खुद को देखो तुम्हारी क्या स्टैंडर्ड है। तुमको क्लास 1 के बच्चे को सामने बिठा दिया ना, तू पढ़ा नहीं पाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। और देखो मैं क्लास 8th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उनको भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोई पीएचडी किया वो बंदा तो आता ही क्लासेस में। और एक टाइम पे ऐसा था जब मैं 2012 की बात है तो डीआरडी को पढ़ा रहा था। मैं वो सब क्यों बता रहा हूं आप लोग को? आपको खुद एक सेंस होना चाहिए कि अगर हम अपने टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे। इसको देखो, Yes, sir. वो बंदा बोल रहा है सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। भाई मुझे पता ना मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तू मत बताना, तू मत ज्ञान दे मेरे को कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ करके। अभी तक कोई स्टूडेंट पैदा नहीं हो जो मुझे सिखाएगा कौन पढ़ाते करके कैसे। ठीक है, ये बोलने पे मजबूर आप ही करते हो, मतलब वो बंदा कर रहा था मुझे। हाँ, ये क्या दिख रहा है बेटा? क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. एकदम सच सच सॉल्व करना, मतलब ऑनेस्टी वाइज ID1 निकाल के बताओगे, 2 रूट्स आएंगे और ID2 भी आएगा, दूसरा रूट सी आएगा। चलो निकालो अभी केयरफुली। 4ID स्क्वायर माइनस 42 प्लस 100। कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर जो भी करना है यूज कैलकुलेटर। So 3.65 milliampere and 6.85 milliampere. Yes, sir. यही आ रहा है. हाँ क्या आ रहा है? 3.65 milliampere and 6.85 milliampere. ओके 3.65, एक बार मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। 3.649 आ रहा है, मतलब सही कह रहे हो आप। गुड गुड गुड। 3.64 दैट मींस 65। Yes, sir. और दूसरा वाला क्या आ रहा है बेटा? 6.85. पता है आपको, मैं एक चीज बताऊं सच सच, Yes, Yes, sir. sir. इस क्लास में 90% लोगों का ये आंसर नहीं आया है, और जितने लोगों का आया है उन लोग गुड इन कैलकुलेशन। फिर बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे पता है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। तेरे से यही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तू घबरा जाएगा। तो जितने स्टूडेंट अभी सॉल्व करके जिनका आंसर आ गया है, दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे आर गोइंग टू डू गुड इन फ्यूचर। क्योंकि पता है मैं बताता हूं, जब मैं इसको पढ़ता था ना बेटा, तो मेरे से एक बार में कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया। ठीक है, मैं सच बोलता हूं हमेशा। तो ना Yes, sir. आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलकुलेट करके ये लेके आ रहे हो और खुद से कैलकुलेट कर रहे हो या कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो भी आप समझ लेना कि आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अच्छी बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना सोच रहे होंगे, क्या पता कुछ स्टूडेंट लोग, कोई तो बताए तो मैं लिख पाऊं, है ना, कोई तो बताओ तो मैं लिख पाऊं, है ना। ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। हाँ, और इसी ऐसे लोगों का नाम ही है मोदी भक्त। बैठे रहो आराम से, ऐसे बैठे रहो आराम से। ए तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऐसे करेंगे। अब ये बताओ, दोनों करंट पॉजिटिव है। बचपन में ये होता था, एक करंट पॉजिटिव एक करंट नेगेटिव, तो एक को नेग्लेक्ट कर देते थे हम। अभी दोनों करंट क्या है? Positive. Positive. तो अब पूरे के पूरे फंडामेंटल पे जाता हूं मैं। पुराना पुराना फंडामेंटल देखो, जो इसको पुराना फंडामेंटल मतलब ये देखो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी फंडामेंटल को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। फिर आप बोलोगे सर कैसे?
ये ID1 के लिए VGS1 भी आ रहा होगा, माइनस बताओ कैसे? 1.3। Yes, sir. हाँ देखो सर, क्योंकि बिकॉज VGS की वैल्यू है 6 - 2 ID, तो ID बराबर अगर ये पुट करूंगा तो VGS1 कितना आ जाएगा? माइनस 1.3। -1.3 एंड VGS हैज टू बी नेगेटिव फॉर NFET मजे। यस, Yes, sir. यस सर। इसके लिए भी VGS निकलेगा, इसका नाम है VGS2। आप मेरे को बताओगे कितना आ रहा है ये? माइनस -7.7. 7.7। -7.7। 7.7। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अगर एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउ करेगा। अब ध्यान से देखो, फेड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यू नो व्हाट, VP का मतलब VGS ऑफ होता है। यस सर। VP कितना दी मैंने? VP VP -4। -4, और यही जो है ना वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू VGS ऑफ के बराबर है। यस सर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ID में से कौन सा लेंगे, ID1 लेंगे कि ID2 लेंगे, ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन की खास बात है। IDSS जानता हूं मैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक भी जानता हूं मैं। जिस जगह पे ये जाके खत्म हो जा रहा होगा वो VP है या तो VGS ऑफ की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी गिवन है? -4। -4। मतलब अगर आपका VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड, देखो बेटा हमने मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा था, तो अगर मैं यहां चला गया आगे की तरफ, अगर मैं और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, तो फेड को मैं ऑफ बोल सकता हूं क्या? क्योंकि करंट नहीं है। Yes, sir. और अगर हम राइट साइड पे चले जाते हैं तो हम यहाँ पे फेड को ऑफ बोल सकते हैं, सॉरी फेड को ऑन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब Yes. आपके पास दो वैल्यू था VGS का, कौन कौन सा था बताओ? एक VGS1 कितना था? VGS1 बोलो। -1.3 volt. तो ये यहीं पे कहीं पे लाई करता है, VGS1 इक्वल टू -1.3 वोल्ट। Yes, sir. एक VGS2 भी है ना दोस्तों, तो व्हाट इज Yes, दैट sir. दोस्तों? -7.7. उसका नाम है VGS2 विच इज -7.7। 7. तो अब इतना करने के बाद तो हर बंदा बोल सकता है सर ID कैसे फ्लो हो सकता है, यहाँ पे ID को 0 होना पड़ता, तो कौन सा VGS सही है? विच VGS इज करेक्ट नाउ? -1.3 volt. VGS1. और ये VGS1 किसके लिए आया था? ID1 के लिए। Yes, sir. तो ये ID1 कितना आ गया था हमारा? 3.65 milliampere. So what is the correct answer? ID1 is 3.65 milliampere, and what is VGS1? -1.3 volt. ठीक है, दिस इज माय करेक्ट आंसर। अगर कोई मेरे को ड्रेन करंट बोलता तो मैं बोलता नहीं ये करेक्ट है, और कोई अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज बोलता तो मैं बोलता हाँ ये सही है। अच्छा, अब और सुनो, क्वेश्चन पे क्या पूछा था? VDS. Value of VDS at Q point. यही है VDS। अब मैं ना, आप अपनी कॉपी में प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करते रहिएगा, मैं आ रहा हूँ इधर वाले में केवल अप्लाई करने के लिए। आउटपुट की तरफ हम आसान भाषा में किरचॉफ्स लगा रहे हैं। किरचॉफ्स नहीं होता, देखिएगा यूट्यूब में कोई भी बंदा कीहॉफ्स नहीं बोलेगा। कीहॉफ्स बताया था मैंने, यहां तक डिस्क्राइब किया था कि कीहॉफ्स एक जर्मन साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। हाँ, आउटपुट में केवल अप्लाई करो। कितना था वो ऊपर वाला वोल्टेज? 20 था क्या? Yes, sir. 2 इंटू ID, अच्छा 2.7 है ना, 2.7. 2.7 इंटू ID। VDS हम नहीं जानते, जो कि वही VDSQ था ऑपरेटिंग पॉइंट पे, और ये आ जाएगा 2 रेजिस्टेंस इंटू ID। हम ID जानते हैं क्या? Yes, sir. ये ID जानते हैं, पुट कर लो, ID जानते हैं, पुट कर लो। हमको जो क्वेश्चन पूछा है वही आ गया, VDSQ पॉइंट। बाय डिफॉल्ट जो निकालते हो वो Q पॉइंट का ही निकालते हो Yes, sir. वैल्यू। 2.845. 2.845। 845. अगर आपको लग रहा होगा कि बस गुलशन सर का आंसर आ गया, तो ये नहीं, अभी बातें आगे जाएंगे हम। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir.
अब हमको ये चेक करना है कि ये सैचुरेशन में है कि लीनियर में। आप ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VDS सैचुरेशन? VGS minus VP. आपको VGS अभी निकलवाया था, Yes, sir. कितना है VGS ये वाला? Minus 1.3 volt. सॉरी ये तो फेट लिख दिया यार मैंने, फेट नहीं मॉसफेट लिख दिया। VGS माइनस ऑफ क्या था फॉर्मूला? VP। VP था sir. और अभी जो VDS लिखा था वो मॉसफेट के लिए है, ठीक है? Yes, sir. हाँ तो VGS माइनस ऑफ VP। VP कितना था याद करो, क्वेश्चन में कितना दिया है? Minus 4. -4 volt. VP को देखो अलग से पुट किया क्योंकि VP माइनस था तो माइनस ऑफ माइनस। सो व्हाट इज VDS सैचुरेशन? 2.7. 2.7। 7. कौन किससे बड़ा है? VDS बड़ा है कि VDS सैचुरेशन बड़ा है? Sir, VDS बड़ा होगा. VDS is greater than VDS saturation. hence fat is in। Saturation. मजा आया क्वेश्चन? Yes. गुड। अगर आपको मजा नहीं आया तो आप गुड स्टूडेंट नहीं हो, बट मैं तो गुड टीचर हूँ। Yes, sir. देखो सब कुछ बता दिया मैंने इसमें, एक ही क्वेश्चन पे सारा का सारा कंसेप्ट डील कर दिया। जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, लोग सही नहीं बना पाएंगे। और मैं तो ये लिखूंगा कि आईडी कितना है सैचुरेशन में है, आईडी कितना है लीनियर में है, तो फंस जाओगे आप। Yes, sir. इसीलिए टोटल आइडिया हमको हो गया। टोटल आइडिया हुई गवा? Yes, sir. Yes, sir. टोटल आइडिया हुई गवा। तो अब सेम क्वेश्चन कराने का तो मतलब नहीं है, बस डेटा बदल देंगे हम। तो आप ये समझ लीजिएगा आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ इसमें डेटा बदल के कहां पे दूंगा मैं? टेस्ट में। ओके Okay, sir. अब हम बात करते हैं पी फेट का। लिखो हेडिंग लिखो एक बार, पी फेट मतलब फेट हमारा आसानी से खत्म हो जाएगा आज। लास्ट के आधे घंटे में मेरे को बताइएगा आई नीड टू डील विद सम न्यू टॉपिक, ठीक है? Yes. Okay, sir. लिखो आप पी फेट। पी फेट दैट मीन्स सर एक डाउट ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा डाउट होना चाहिए जो मैं बता ना पाऊं। नहीं सर वो तो आप बता ही दोगे। सर मतलब हम क्या सर इसमें एनफेट में सर ऐसे मतलब इसका पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर डेसिपेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। बताऊं वही कैसे? वही फॉर्मूला लगेगा सर जो मतलब VGS इंटू IDS। नो बेटा, VDS। हाँ सर बता दीजिए। देखो दो पावर निकलेंगे फेड का, लेकिन जो पावर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो VDS इंटू ID है, ठीक है? इज द पावर डेसिपेशन ऑफ फेड, VDS इंटू ID। हो गया? यस सर। हाँ ये है, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे सर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप बिना सोचे तो लिखोगे नहीं, है ना? मैं अगर फॉर्मूला लिख रहा हूँ फेड का तो बिना सोचे लिखूंगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं लिख सकता मैं बिना सोचे। यस सर। तो मैं थिंक करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम पे ऐसा कोई डाउट पूछा हुआ है मेरे को। सो ये फेड का मॉडल है, फेड का DC मॉडल यही है। क्योंकि हमारे पास इनपुट में तो कोई करंट होता नहीं है। अगर इनपुट में कोई करंट नहीं फ्लो रहा, अगर जीरो करंट बोलोगे तो क्या करोगे? ओपन सर्किट। ये फेड का मॉडल है। गेट, this is downward is source which is connected to ground, this is the drain resistance, this is the drain resistance। तो ड्रेन रेजिस्टेंस AC रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग जनरली नहीं लेते हैं, और ये ड्रेन है।
ये है वो GM VGS गेट से लेकर सोर्स वोल्टेज। लेकिन अभी ये जो है ना वो IDSS 1 माइनस ऑफ VGS बाई VP होल स्क्वायर है, तो बेटर ये है कि मैं उसको DC के फॉर्मेट में ही करूं। इसको हटा देता हूं मैं, जो अभी मॉडल बना रहा था वो इसके फॉर्मेट में है। दिस इज दैट करंट ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस ऑफ VGS डिवाइड बाई VP इसका स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि वोल्टेज हमारे करंट को कंट्रोल कर रहा है, और वो वोल्टेज ये है, ये जो वोल्टेज था ना VGS, यही हमारे करंट को कंट्रोल कर रहा है बाय डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन। तो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और ये वाला RD हम तब लेते हैं जब गिवन हो। तो ये RD अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तब हमारा जो पावर आएगा दैट इज इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज है वो VDS है, और इसका करंट कितना है ID, तो जाके वो पावर लिखा हुआ है। ओके सर। मेरे को लगता है मैंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन हाँ ये सर। DC पावर है। अब होगा क्या पता है बेटा, ये RD हम ड्रेन रेजिस्टेंस DC एनालिसिस में तब लेते हैं जब क्वेश्चन पे गिवन हो, और अगर इंटरनली फेड का हो तो L/2AWQ/ND इंटरनल पैरामीटर से निकालोगे तब हाँ, जाके RD। कैलकुलेट करा रखा है हाँ, सर। और अगर आप AC एनालिसिस की बात करोगे, देखो आपने कर ही दिया बात, तो मैं बता देता हूं कि कल के डेट में कोई फैकल्टी पैदा नहीं होगा जो मेरे साथ पढ़ाए, और उसका प्रूफ देखो। ये अगर हम AC एनालिसिस करते हैं तो जब ड्रेन रेजिस्टेंस लिखते हैं ना तो वो 1/λ ID होता, that lambda is nothing but channel length modulation। lambda is nothing but channel length modulation। तो lambda वो वेवलेंथ नहीं है, वो चैनल कैसे कैसे आगे पीछे, चैनल कितना सिक्यूर्ड रहा है, कितना ब्रॉड हो रहा है, फिर सिक्यूर्ड रहा है, फिर कितना ब्रॉड हो रहा है, तो दैट इज रिफर्ड एज लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा का नाम? सर वो जो लैम्डा की फ्रीक्वेंसी होगी सिकुड़ने और बढ़ने की, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी ना? नहीं नहीं बेटा, वो इंटरनल फ्रीक्वेंसी, वो इंटरनली डिपेंड करता है, हम नहीं जानते कि कितने विड्थ पे डिपेंडेंट है। वो वोल्टेज है, उसका यूनिट देखोगे ना, एक बार देखो कि अगर ये लैम्डा की यूनिट निकालोगे जबकि रेजिस्टेंस है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वोल्टेज इनवर्स आ रहा है, तो किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है ये तो। ओके सर, ओके सर। हाँ, लेकिन अगर आपकी बात में ध्यान से सुनता हूं मैं, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि कौन कौन से पैरामीटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा ना, तो 3 कैपेसिटेंस फेड का 3 कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ गेट टू सोर्स, कैपेसिटेंस ऑफ ड्रेन टू सोर्स, एंड कैपेसिटेंस ऑफ ड्रेन टू गेट। ये तीन कैपेसिटेंस क्या है बताओ? कहां गए हम सब, ज्यादा हो गया क्या? सर यहीं पे है सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो याद रख लेना बेटा, जब इलेक्ट्रॉनिक्स खुद रोने रोने बैठ जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स खुद जब रोता है ना, तभी मेरे को याद करता है वो। अच्छा, सही है भाई करके। सर सही है सर, कभी किसी ने बताया नहीं सर, इतना मजा ही आ रहा है। हाँ, देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, यही पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। पैरासाइट क्या करता है? बायो याद करो, पैरासाइट क्या करता है? मच्छर इज अ पैरासाइट, मच्छर इज अ पैरासाइट। तभी तो क्या नाम है, प्रोटोजोन्स को कैरी करता है जब मलेरिया होता है, आप लोग को पता होगा, है ना? तो ये जितने कैपेसिटेंस, सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जितने भी कैपेसिटेंस हैं सबके सब पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। पैरासिटिक कैपेसिटेंस मतलब अभी भी नहीं समझ में आओगा। गेट पे एक मेटल लगा हुआ है, सोर्स पे एक मेटल लगा हुआ है, और ड्रेन पे एक मेटल लगा हुआ है, और उस दो मेटल के बीच में सेमीकंडक्टर है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह नहीं काम कर रहा है क्या? कर रहा है ना भाई? Yes, sir. तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D, कुछ भी बोलो, दो मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट के जब डायोड कैपेसिटेंस पढ़ते हो तो भी मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो डिप्लीजन रीजन होता है उसका कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस। तो उसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, बट अभी आइडिया ले लो कि इतने सारे कैपेसिटेंस है, और जो कैपिटल लिखा था वो समझाने के लिए लिखा था, लेकिन बुक्स में अगर आप देखोगे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करता है। क्यों? क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। लेकिन दिस रेजिस्टेंस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म। इफ यू आर आस्किंग अबाउट फेट, देन दिस ऑल आर द पैरासिटिक कैपेसिटेंस, मतलब इंटरनल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो आसान भाषा में। देखो, आज आपको क्लासेस में एक न्यूमेरिकल कराया था, आपने बोला था बेटा कैपेसिटर का क्या हो गया, तो निकिता ने आई थिंक रिप्लाई किया था कैपेसिटर ओपन कर दो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
वो था ना, वो कपलिंग कैपेसिटर है, COUPLING, वो है कपलिंग कैपेसिटर। और ये सब के सब क्या है? इंटरनल या तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस, इंटरनल या तो Parasitic capacity. पैरासिटिक कैपेसिटेंस। ये इसकी वजह से फेट हाई फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करता ढंग से। मजा आया? Yes, sir. यस सर। और सुनो, जो कपलिंग कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर तो अंदर है, दिखाई नहीं देता किसी को, लेकिन वो कैपेसिटर जो सर्किट के बाहर है, जो आपको सर्किट में नजर आता है, कोई भी सर्किट ओपन कर लो, बीजेटी का चाहे फेट का, जो भी सर्किट, जो उसमें जो कैपेसिटर दिख रहा है वो कपलिंग कैपेसिटर है, वो डायरेक्टली नजर आता है। इट मीन, सीधी सी भाषा, आम भाषा में, लैब में जाओ, जब आप सामने वाले लैब अटेंडेंट को बोलते हो ना, भाई कैपेसिटर दे सर्किट में लगाना है, वो सब कपलिंग कैपेसिटर है। और जो इंटरनल उसी के अंदर है, उसी को इंटरनल कैपेसिटेंस बोलो या पैरासिटिक कैपेसिटेंस बोलो। जो आप जो ब्रेडबोर्ड में जो कैपेसिटेंस लगाते हो एम्पलीफायर बनाने के लिए, वो लो फ्रीक्वेंसी में गेन को कम करता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी में गेन को कम करता है। बताओ, बोलो ना, ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, ये वाला मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ बेटा, फिर उसके बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ, फिर डायोड होगा 50 घंटे का, ओपैम्प होगा 100 घंटे का, फेट होगा 40 घंटे के आसपास का, मॉसफेट होगा 150 घंटे का टॉपिक है, क्योंकि बिकॉज मैं पूरा पढ़ रहा हूँ ना, पूरा आराम से बैठ के वही तो करता रहता हूँ, आगे कितना जा सकते हैं हम लोग। बट अगर आपने डाउट पूछा है तो पावर डेसिपेशन, ये फेट का ये मॉडल है, डीसी मॉडल, अभी के लिए ये डीसी मॉडल है, लेकिन इसी मॉडल को हम जाके एसी मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ओपन छोड़ा है ना, कुछ एक बार वजह बता सकते हो इसकी? यस, ये वाला गेट करंट है। अब देखो गेट करंट जाएगा कहाँ? हवा में तो जाएगा नहीं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फेट लुकिंग फ्रॉम गेट टू सोर्स? Infinite. गुड, तभी करंट नहीं जा पा रहा है। सो आर आई इज फेट इज इंफिनिटी। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन बता दिया मैं, अब हम आगे चलेंगे। सही है? Yes, sir. पी फेट हेडिंग लिखा था, पी फेट हेडिंग लिखा था क्या? Yes, sir. ओके, सही है इतना। ये क्या है? क्या ये गेट का इंटरनल फीचर बनाया हमने? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज दिस? येलो कलर, मेटलिक कॉन्टैक्ट। मेटल कॉन्टैक्ट को शॉर्ट की कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं और ओमिक कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, लेकिन उसमें फर्मी नहीं, वर्क फंक्शन वाला। वर्क फंक्शन, यार वर्क फंक्शन मैं भूल गया, अभी जस्ट कुछ दिन पहले वापस पढ़ रहा था, उसमें अगर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर तो शायद ओमिक कॉन्टैक्ट होता है, और अगर वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन मेटलिक कॉन्टैक्ट होता है तो शॉर्ट की कॉन्टैक्ट होता है। ये सब कौन पढ़ेगा? अब कहाँ पे पढ़ोगे? Solid में. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड में नहीं है, वो सॉलिड में ही है, आप उसी में पढ़ो तो आपको बेटर लगेगा। क्लियर इतना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं पढ़ाऊंगा क्या? काई ई करके जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके, तो वो सब थोड़ी ना मैं पढ़ाऊंगा। ओके, ये एक टर्मिनल है, हमको नहीं पता, क्या नहीं पता अपने को? कि ड्रेन और सोर्स को कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं, बट गेट तो सबको पता होता है, गेट टर्मिनल। Yes, sir. और दोनों के दोनों जो गेट है वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हमारा जो चैनल है वो क्या है बताओ? हम पढ़ रहे हैं पी फेट, तो हमारा जो चैनल है वो क्या है? P channel. P channel. तो होल कौन से कलर का होता है बताना तो एक बार। होल कौन से कलर का होता है? Green. ग्रीन। वाह, कलरलेस होता है, बोल नहीं पा रहे हम लोग, गजब। पानी कौन से कलर का होता है? Colorless. कलरलेस मतलब होता आप है। green से ही बनाते हो ना? हाँ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, वाह। ट्रांसलूसेंट भी बोल लो, एंड ओपेक।
होल कौन से कलर का होता है? होल कौन से कलर का होता है यार? बोलो ना यार जल्दी। बोलो ना, होल कौन से कलर का होता है? पढ़ा तो है फिजिक्स आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का कलर बताओ, इलेक्ट्रॉन का। नो कलर। हाँ, इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, कलर बताएंगे हम। वाह। नो कलर, कोई कलर नहीं होता। ओके, हमारी आदत क्या है, हम ऊपर ड्रेन को देखते आए हैं क्या आज तक? यस सर। Yes. तो Yes, ऊपर sir. ड्रेन ही है, और नीचे क्या है? Source. ये ग्राउंड नहीं है, ये सोर्स, इसको बोल रहा हूं मैं। ये अगर आप पी फेट पढ़ रहे हो तो एन फेट के बारे में पहले याद करता हूं मैं। एन फेट में जिसको ज्यादा वोल्टेज देते हो ड्रेन बन जाता है, तो पी फेट में जिसको ज्यादा वोल्टेज दोगे, वो source बन जाएगा. वेरी गुड, सोर्स एट हायर ऐसे एग्नेस बोलती है, Potential. सोर्स एट हायर वोल्टेज या पोटेंशियल, सोर्स एट हायर वोल्टेज। तो ये पक्की बात है, अगर ये जीरो है तो ड्रेन को क्या देना चाहिए? नेगेटिव। Yes, sir. ऐसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस को हटा दिया, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप चेक कर सकते हो। अब देखो, सोर्स में जीरो पोटेंशियल है, लेकिन ये वाला जो वोल्टेज, अगर मैं इसको वी डी डी कह देता हूं तो ये नेगेटिव वोल्टेज है। चलो मैं लगा ही देता हूँ रेजिस्टेंस, क्योंकि बिकॉज हम लोग करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हमेशा लगाते हैं, वरना लैब में सारा का सारा चीजें एक बार में खराब भी हो जाएगा। तो ये ड्रेन रेजिस्टेंस है। अब आप देखोगे तो यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वोल्टेज ही आया, यहाँ पे भी नेगेटिव वोल्टेज ही आया। तो ड्रेन पे हम लोगों ने कम पोटेंशियल दिया, तो सोर्स में हमने जीरो पोटेंशियल दिया, तो जिसको ज्यादा दो गया वो क्या बन जाएगा? सोर्स। Source. अब ये होल है, तो होल की उल्टी वाली डोपिंग बताओ। N plus. N प्लस, गेट इज हैवीली डोप्ड। मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि गेट में हैवीली डोपिंग क्यों होता है, बताऊं? बताया था सर कल. ओके, बता दिया था तो अच्छी बात है। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने गेट से लेकर सोर्स तक में वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, बट अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एक बार ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दूं तो VGS कितना हो जाएगा? रिकॉल। अगर मैं इसको ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दूं तो VGS 0. VGS इज जीरो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, अगर अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था बेटा इसकी पोलैरिटी को नहीं बदलूंगा मैं, VGS पी फेट में भी VGS की पोलैरिटी वही लूंगा जो मैं आज तक लेते आया हूं। बोलोगे आप क्यों? क्यों हाँ, तो sir? क्यों का मतलब, हाँ क्यों का मतलब अभी सोच रहा हूं मैं। VGS की पोलैरिटी को कैसे लेंगे? वैसे ही लेंगे जैसे हम लोगों ने एन फेट में लिया था। फिर आप बोलोगे सर उल्टा ले लूं तो? उल्टा ले लो, बट मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, क्योंकि पता है जितना मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे मैंने VSG करने की कोशिश की थी, तो आ तो जाता है उससे आंसर, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो ज्यादा क्विजिकल पोजीशन पे जाएगा। क्विजिकल, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, तीनों वर्ड याद रहेगा। सर भूल गए एक बीच वाला. क्विजिकल, परप्लेक्सिंग, और Confusing. कंफ्यूजिंग या सर्किटियस। सर्किटियस Yes. मतलब ये सर्किट नहीं है, घुमावदार, घूम घूम के। दिल्ली जाना है, हम दिल्ली में ही है, और घूम के दिल्ली से बाहर आ जाएंगे तो बोलेंगे यार दिस जर्नी वाज सर्किटियस बट स्टिल इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। Yes, sir. हाँ, तो अभी इंग्लिश बोलना अभी सीख रहा हूँ मैं, घर में जाऊंगा पापा को बोलूंगा मेरे को इंग्लिश आता है, तो बोलेंगे हाँ। फिर तो वो जानते हो ना इंडियन पेरेंट्स, चांद में भी पहुंच जाएगा तो बोलेंगे ना बगल में मार्स था तो वहां से क्यों नहीं होके आया तू? ऐसे इंडियन Yes. पेरेंट्स आर लाइक दिस। ये सही है इतना? Yes, sir. अच्छा, अभी आप देखो ध्यान से, ये N प्लस पी है ऊपर की तरफ, सेम डायोड N प्लस पी, ये भी N प्लस ऊपर पी है, पी पूरा पी का पूरा पी जंक्शन है, ये भी N प्लस पी है, ये भी N प्लस पी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो N इज कनेक्टेड टू जीरो एंड P इज ऑल्सो कनेक्टेड टू जीरो, मतलब नीचे वाला जो N प्लस पी है वो नेग्लिजिबल रिवर्स बायस N प्लस पी, अगेन N देखो यहाँ पे कनेक्टेड इधर से ग्राउंड के थ्रू, और ये भी P, ये भी ग्राउंड के थ्रू, तो ये वाला N प्लस पी नेग्लिजिबल रिवर्स बायस। ऊपर देखो N प्लस पी, P कनेक्टिंग नेगेटिव एंड N कनेक्टिंग ग्राउंड। देखो N यहाँ से ऐसा 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 ग्राउंड, मजे। और ये देखो ऊपर वाला P, ये पूरा का पूरा P चैनल है, P इज कनेक्टिंग नेगेटिव, मतलब P इज कनेक्टिंग नेगेटिव, N इज कनेक्टेड ग्राउंड, मतलब ऊपर वाला जो दोनों डायोड है रिवर्स बायस। Yes, sir. हाँ, अब जब वो रिवर्स बायस है तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं बनाने के लिए।
जो एग्जैक्ट फिगर जो बुक्स में दिया हुआ है ना, ये थोड़ा ऐसे कर्व के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मजे। अब मुझे इसका पूरा रीजन नहीं पता बेटा, लेकिन थोड़ा ये तो हो सकता है वो अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की बात किया होगा। ये देखो ऐसा दिया हुआ है डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन। मतलब आप कुछ करो चाहे एनफेट पढ़ो चाहे पीफेट पढ़ो, डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स ड्रेन टर्मिनल ज्यादा होता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. देखो दिखाता हूं मैं आपको, याद तो होगा नहीं हम सबको, क्योंकि हम सब तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। कहाँ गया? हाँ इधर इधर। ये देखो डिप्लीजन रीजन का ज्यादा पेनिट्रेशन एनफेट में किधर की तरफ हुआ था? Drain terminal की तरफ. Drain और की अभी मैंने आपको पढ़ाया पीफेट। Yes, sir. अभी 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 हमने पढ़ाया आपको पीफेट। कहाँ गया पीफेट? अरे इधर आजा, हाँ आजा रे आजा, देखो आ गया। तो देखो पीफेट में भी डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन किधर ज्यादा है बेटा? ड्रेन की तरफ। ड्रेन Drain की तरफ। terminal. हो गया। तो इसकी वर्किंग तो सेम, जहां पे एन था वहां पे पी हो गया, जहां पे पी था वहां पे एन हो गया। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली बना दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, ये देखो होल किधर मूव कर रहा है? आईडी का मतलब क्या होता है? Drain current. एनफेट में आईडी ड्रेन टू सोर्स था, यहां पे क्या होगा? सोर्स टू Drain. कैसे? ऊपर लोअर पोटेंशियल है, नीचे हायर पोटेंशियल है, नीचे ग्राउंड है, ऊपर -5 है। होल कैसे फ्लो हो रहा है? अच्छा देखो, और इधर 0 उधर -5, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? भूल गए क्या गधे हैं क्या हम लोग? Upward. Drain. Towards drain. टुवर्ड्स ड्रेन। देखा? ये दिस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होल विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. ये भी हमने प्रूव किया था क्या क्लास में? डिस्कशन किया होगा शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले नेटवर्क थ्योरी की बात होगी शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वहीं पे कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अगर नहीं डील किया था तो कम से कम बेसिक तो पता होगा। Yes, sir. तो होल के डायरेक्शन पे क्या क्या फ्लो होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ होल इटसेल्फ करंट फ्लोज। होल के डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? Current. और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे Current. कैसे? प्रूव करो। कैसे कैसे हो गया ऐसा? किसी ने बताया आज तक, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, होल के डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है। कैसे? हमने मान लिया। आपने बताया था सर। बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से, मैं मानता हूं बस। अब उसने बोल दिया था कि यही कलर कन्वेंशन लेंगे हम। वैसे भी आप जानते हो, हमें 1 घंटा पता है कि करंट कैसे फ्लो रहा है। इट मींस लाइक मैं आगे पीछे चला गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमें क्या पता करंट कैसे फ्लो रहा है? हमें क्या पता करंट का डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता करंट का डायरेक्शन। कितने बार बोला मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं होता। हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंडक्शन करंट, अरे सॉरी हाँ कंडक्शन करंट, तो कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन, हम जो पूरे सिलेबस पे जो भी बोलता था करंट ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, व्हाटएवर, इज दैट द कन्वेंशन व्हाट यू हैव गिवन टू द सर्किट? Yes, sir. कन्वेंशन है वो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट ये था कि वी कंसिडर करंट in the opposite, we consider the direction of current in the opposite direction of the flow of electron and the same as the direction of the holes। ऐसा कन्वेंशन पूरी दुनिया को उन्होंने दिया था। अभी इतना ही मुझे इंफॉर्मेशन है, और अगर आपको लगता है कि सर इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे इससे बेटर एक्सप्लेनेशन। हो गया? हाँ हो गया, इतना हो गया क्या? बोलो ना। अरे हो गया क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसका मैंने पता किया था सर। हाँ आप बताओ, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बोलो। सर एक्चुअली जो हमारा जब बैटरी में करंट फ्लो होता है ना सर, बैटरी के थ्रू सर्किट में करंट फ्लो होता है, हाँ तो उसमें सर इसमें बहुत सारी लोगों ने मतलब ट्राई किया था इसको ईएमएफ को और करंट को डिफाइन करने का, बट सर करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि सर जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो उसका जो कर्ल होता है सर वो 0 हो जाता है। तो उसकी वजह से
सर जो फोर्स ईएमएफ होता है, जो फोर्स उसको ड्रिवन कर रहा है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो पाया था। तो सर जब पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट आया, तो सर पॉइंटिंग वेक्टर से एक्सप्लेन किया गया था कि जो बैटरी होती है उससे पावर, जो पावर होती है वो परपेंडिकुलरली बाहर एमिट हो रही है, और सर्किट में जो हमारा वायर है उसमें पावर जो है, जो एस है, वो परपेंडिकुलरली इनसाइड हो रही है। तो हमें करंट, तो सर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो भले ही हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, बट करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन आता है, उसके हिसाब से उन्होंने कन्वेंशन को फिर बाद में डिफाइन किया था। और फिर जो पावर आ रही थी, और वो सर हमारी स्पेस से ही आती है, मतलब उसमें हमारा बैटरी का रोल नहीं होता है। वो सर हमारे आसपास जो मौजूद फील्ड है वो वैसे जीरो रहती है, चार्ज पे रखने पे वो एकदम से मतलब वहां पे एग्जिस्ट हो जाती है। तो उसके थ्रू फिर वो इनसाइड आती है और बैटरी से आउटसाइड जा रही होती है वो पावर। उसके अच्छा, थ्रू एक्सप्लेन किया था। मैं उसके सर थ्रू आपको वीडियो भेज दूंगा। हाँ वीडियो हाँ भेज सर, देना बेटा। पॉइंटिंग वेक्टर से और explain- एक और चीज है ना, हाँ मैं सर। आपको बता दूं, मैं आपकी बात को एकदम क्विकली गेन कर लेता, बट आप जानते हो कि मैं ईएमटी पढ़ाता नहीं। अगर मैं थोड़ा भी बहुत ईएमटी का इन्फॉर्मेशन रखता तो फट से गेन कर लेता सारा इन्फॉर्मेशन, है ना। हाँ सर, वो फॉरेन साइंटिस्ट हैं, वो हाँ, वीडियो अपना बनाते रहते हैं एनिमेशन के साथ साथ। तो ओके, तो वो अच्छी काफी बात है, सर एक बार मतलब मेरे को स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड टाइप के कीजिएगा। हैं, तो हाँ सर डेफिनेटली। ठीक है। बट मैं जो स्टेटमेंट बताया वो डोनाल्ड नीमैन और सदरन स्मिथ का था कि नहीं, अलेक्जेंडर साडुकू से पहले उठाया गया, क्योंकि वो तो नेटवर्क थ्योरी में डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करते, तो उन लोगों ने उतना ही लिखा था, एक लाइन ऐसे। यस। अच्छा, तो अभी हो गया इतना। कन्वेंशन के बारे में याद करते हैं हम, सॉरी, सिंबल। सिंबल तो आप जानते हो, हम एनफेड में एरो का बिहेवियर बदलते हैं, यस और नो। यस सर। जो एरो है वही गेट टर्मिनल है। ड्रेन किसको लोगे? जो छोटे पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। सोर्स किसको लोगे? जो बड़े पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। क्लियर? यस सर। VGS को हम नहीं बदलेंगे, टू हैव सिंपल कैलकुलेशन लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो बदल लो, ऐसा कि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर आएगा, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए VGS को VGS रहने दे रहे हैं। अब ये P फेड में वहां पे क्या बोलते थे? VDS, तो यहां पे क्या बोलोगे? SD। सही है। यस सर। और वो था VDG, तो ये हो जाएगा VGD। और हम इसको नहीं बदल रहे हैं, ये दिस इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट। क्लियर इतना? यस सर। हाँ। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को एक न्यूमेरिकल कराना है आपको, करें अभी? यस सर। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखो, ये याद रखना बेटा, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल फॉर यू एज वेल एज मी। लिखो आप, द चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। प्लीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेगा। The charge density profile of a linearly graded PN junction shown below। जितने लोग आज की क्लासेस में अभी बैठे हैं ना, इनका सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला पार्ट इस न्यूमेरिकल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मानते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं बोलना सर, हम तब मानेंगे जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलो। बोलो, सर वी बिलीव इन यू। यस सर। हम तब मानेंगे जब क्वेश्चन क्या हो जाए? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, तब हम मानेंगे। ठीक है। The charge density profile of a linearly graded PN junction is shown below. Okay. नहीं, इसको बाद में लिखते हैं हम। आगे लिखो, where, what do you mean by charge density? Rho v, representation wise it is 16x coulomb per centimeter cube. So is it charge density sum? ठीक है। यस सर। That means volume charge density, तो charge per unit volume, perfect dimension satisfied। लिखो आगे, if the depletion region width is equal to 2 micrometer, if the depletion region width is equal to 2 micrometer, determine the junction potential, determine the junction potential, determine
the junction potential and the maximum electric field across the diode. Determine the junction potential and the maximum electric field across the diode. Determine the junction potential and the maximum electric field across the diode. तो लिख लीजिए सारा का सारा, उसमें एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। मेगा वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, मेगा वोल्ट पर मीटर। सब में मेगा वोल्ट पर मीटर ही है। मेगा वोल्ट पर मीटर। कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सर। आपको ना इलेक्ट्रॉनिक से प्यार हो जाएगा फिर। बिकॉज फिर सपने में भी यही आने लगेगा। पी फेड का एक न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा बताओ? हाँ ओपैम्प, ठीक है। और ओपैम्प के बाद क्लीपर क्लैम्पर और ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा। और मेरे को कोई ज्ञान नहीं देगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही वो ऑसिलेटर खत्म होगा, फिर पुराना जो 10 जनवरी वाला बैच है उनको मैं पूरा डिस्टिल खत्म करूंगा। और उसके बाद उनका डिस्टिल जब खत्म हो जाएगा तो 5 घंटे की क्लासेस लूंगा A2D और D2A का। तब जाके आपका सिलेबस फुल स्टॉप हो जाएगा। जिस दिन सिलेबस फुल स्टॉप हो जाएगा उसी दिन, उसके 1-2 दिन पहले मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और एक और चीज है, आप एक्सपेक्ट करो कि विद इन 10 डेज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट होने वाला है। विद इन 10 डेज या विद इन अ वीक भी बोल सकते हो। अब ये टेस्ट जो होगा उसमें मैं नेटवर्क थ्योरी का नहीं दूंगा, मैं डायोड से दूंगा। क्लियर? ओके सर। यस सर। हाँ। और कहां तक दूंगा? जहां तक पढ़ाऊंगा। तो पूरा पढ़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। और ये मत सोचना कि नेटवर्क थ्योरी नहीं आएगा। नेटवर्क थ्योरी मूड है मेरा, टीचर हूं मैं तेरा, है ना? गजब डायलॉग बन गया। तो देखो इधर ध्यान से, आज की क्लासेस में मैंने इसको रिकॉल करवाया था कि स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन, ये देखो दोनों में रिलेटिविस्टिक कंपैरिजन होना चाहिए। याद आया? स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन। यस सर। गुड। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? हाँ, अगर मैं किसी को बोल दूं ना इसमें ये पीएन जंक्शन में ये वाला पी है कि ये वाला पी है, तो लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप जान सकते हो नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये याद करो। जब हम दोनों को याद करके एक बार इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेगेटिव इमोबाइल आयन मतलब ये क्लियर हो गया, ये नेगेटिव है। अगर मैं ग्राफ को उल्टा कर दूं तो इधर वाला पी बन जाएगा। लेकिन अभी देखो ये पॉजिटिव है, इधर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव कब आता है? एन साइड पे आता है कि पी साइड पे? डोनर आयन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव चार्जली आयन डोनर की वजह से आया होगा। जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा तो डोनेट किया होगा,
तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पे कम आ गया होगा तो डोनर इंप्यूरिटी के डोनर आयन कंसंट्रेशन बन गया होगा तो पॉजिटिव बन गया होगा। इसमें से ये बताओ कौन सा एन है कौन सा पी है? N. ये पी टर्मिनल है, पी जंक्शन है इधर वाला, Yes. और ये N. N. तो अगर हम एग्जाम पे हैं तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमेशा पी होता है, तो फिर पलट के दे दिया ग्राफ को तो ये पॉजिटिव है। तो हमें इतना क्लियर हो जा रहा है कि भाई ये पीएन जंक्शन में इधर वाला पी है, क्योंकि नेगेटिव इमोबाइल आयन की वजह से ये पी हुआ है, और ये वाला क्या है? एन। इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या? हाउ इट इज वेरिंग Linearly with X. विद अ पॉजिटिव स्लोप। देखो पॉजिटिव गिवन है, दिस इज 16x कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? Cube. Yes, sir. इसको मैं नेक्स्ट पेज में बना, ये तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में नहीं बना रहा हूँ, इसके नीचे बनाऊंगा अलाइनमेंट को, ठीक है? इसके नीचे बनाएंगे। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने कई बार बोला था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। तो मैं रो भी लिख दिया क्योंकि मैंने इसी के फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको बताया था। ये फॉर्मूला याद आया आपको? Yes, sir. कहाँ पे लिखाया था ये बताओ? PN जंक्शन का जो वो ग्राफ बना है। पीएन जंक्शन का जो डेरिवेशन कराया था सर आपने। हाँ, तो कराया था या नहीं कराया था कि ऐसे ही? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और आपकी जेब में कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं? बताओ। नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल हाँ, भी नहीं नहीं। बच रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके बताओ। Sir. चलो इंटीग्रेट करो। देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपका एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप जितना समझ सकते हो उतना समझिएगा। क्लियर? सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एरिया, दिख रहा है? Yes sir. और एरिया कहां से कहां तक निकलेंगे? देख लो, माइनस ऑफ W/2 से लेकर प्लस W/2 इंटू 16x इंटू dx। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes sir. एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा x²/2, तो 16/2 इज नथिंग बट 8/8 हो गया इंटू x² हो गया। अब हम पुट करेंगे लिमिट, कितना आ गया? कितना आ गया? 0। तो आना ही चाहिए था 0। परफेक्ट। क्वेश्चन देखो, दिस इज एन ऑड फंक्शन, एन एरिया अंडर ऑड फंक्शन 0. 0। हाँ, अब देखो बेटा, मैं कई बार बोलता हूं इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व में डिफरेंस है, मानना है तो मानो, वरना आज की क्लास में प्रूव कर दूंगा। इंटीग्रेशन अलग चीज है और एरिया अंडर कर्व अलग चीज है। मानते हो? बोलो नहीं मानते सर? नहीं मानते सर। हाँ बस, अब मान लोगे। अभी क्या किया ये बताओ सर? आप ना एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो, देख लो क्या निकाल रहे हैं? एरिया अंडर कर्व। नहीं मान रहे हो ना, मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये ना ये एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व ऑफ एन ऑड फंक्शन। इफ सम फंक्शन इज ऑड, so area under that odd function is what? 0 obviously, अगर वो Yes, sir. सिमेट्रिकल है तो। नेक्स्ट वन, वैसे भी आपको बचपन में सिखाया गया था, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म, ये भी जानते हो, तो उससे भी खत्म हो Yes, गया, sir. ऑड फंक्शन से भी खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, मैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहता हूं यार, मैं एरिया अंडर कर्व नहीं बात करूंगा। मैं, मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, एरिया अंडर कर्व नहीं चाहिए। लोग एरिया अंडर कर्व को इंटीग्रेशन बोल देते हैं, वो गलत है। जितने लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व सेम है, सब गलत। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? एरिया। अब देखो इधर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम बोलेगा यस, सो व्हाट, दैट इज 1/एप्सिलॉन
इंटीग्रेशन करो। अब हम इसको, ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और ऊपर वाले में बिना लिमिट है तो क्या, Indefinite. इनडेफिनेट इंटीग्रल इनटू डीएक्स। सर अगर मैं लिमिट पुट कर दिया तब तो एरिया अंडर कर्व आ गया भाई, लिमिट पुट कर दिया तो एरिया अंडर कर्व आ गया, लिमिट नहीं पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं। एग्रीड? Yes. ओके गुड, बाहर निकालो उसको, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया? Yes, sir. 8x स्क्वायर बाई, बोलो ना दोस्तों, एप्सिलॉन प्लस प्लस व्हाट, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस नहीं है क्या ये? Constant. कांस्टेंट। इसमें क्यों नहीं आया था कांस्टेंट? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में Definite कांस्टेंट integral. नहीं आता। Yes, sir. बेसिक बेसिक वेरी वेरी बेसिक। लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, भाई डेफिनेट इंटीग्रल पे एरिया अंडर कर्व होता है तो वो तो फाइनाइट, तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट आएगा। अगर मैं यहाँ से 0 से लेकर t तक भी इंटीग्रेट करता तभी भी ये डेफिनेट इंटीग्रल में, वो फिर परफेक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल कुछ होता है हमारे पास, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूँ बाद में बताऊंगा आपको। 0 to t करता तभी भी लिमिट फिक्स कर दिया आपने, तब ये कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन जब लिमिट लेस है तो डेफिनेटली कांस्टेंट आएगा। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. So what is this electric field now? This electric field is equal to 8x square divided by epsilon plus c. Yes or no? मानता है कि नहीं? मतलब मानते हो कि नहीं? सॉरी, Yes, sir. जितने सारे बच्चे होंगे ना आज उनका इंफॉर्मेशन बड़ा गेन हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। Outside the depletion region in a bulk PN junction, electric field is 0. बताया था मैंने। Yes, sir. तो इसके पीछे जाओ और इसके आगे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इसके आगे उसके पीछे 0. आप अपना इसको देखिएगा, डायोड का डेरिवेशन, W, ये WN था, वो WP था, WP से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, WN से, क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव इमोबाइल आयन नहीं था, मैंने बोला था नेग्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तब आता जब फॉरवर्ड बायस करते हैं, अभी तो कुछ बाइसिंग ही नहीं है कहीं पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो देखो, अगर मैं बोलूं इफ, अगर x की वैल्यू, अगर x दोनों में से कुछ भी ले लो, प्लस माइनस W/2 कुछ भी ले लो, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अब बियॉन्ड दैट प्लस माइनस W/t, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या? बच्चे हो बोलो ना यार जल्दी। 0. 0. तो अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करता हूं मैं, तो ये कांस्टेंट निकालो, प्लस माइनस W/t, पुट x इक्वल टू W बाई प्लस माइनस W/2 एनीथिंग वैल्यूज, e इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा W स्क्वायर बाई कितना? 4, दैट इज 2 बाई एप्सिलॉन इनटू W स्क्वायर हुआ क्या, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आ गया? माइनस ऑफ 2 बाई एप्सिलॉन इनटू, यार देखो बात करो ना, कि क्या हो गया आप लोग को, समझ नहीं आ रहा है क्या? Sir, आ गए. 1.355. नहीं बस ऐसे ही रहने दो ना बेटा, इसको क्यों नहीं 1.355 क्यों कर रहे हो उसको, रहने दो ना ऐसे ही। So what is electric field now? Total. Put that value of C over here. So electric field कितना आ गया? 8x square by epsilon general equation minus 2 W square by, बोलो जल्दी, epsilon। देखो जनरल क्या जानबूझ के बोल रहा हूं मैं इतने बार, ये सर जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्रॉम माइनस W/2 से लेकर प्लस W/2, ऊपर निकाले थे एरिया, नीचे निकाले इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए था, मेरे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए था। मैंने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दो कितना आ जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एरिया अंडर कर्व भी 0। बट मैंने बोला मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल फंक्शन, तो कितना आ जा रहा है वो 8x स्क्वायर बाई एप्सिलॉन माइनस ऑफ 2 W स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। व्हाट इज W ओवर हियर?
डिप्लीशन विड्थ टोटल। Yes. 12th क्लास 12वीं पास हो? 12वीं पास हो क्या? यस सर। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, y is equal to x square minus of some constant. This is the complete constant values. Let that constant value as a, दिख गया? यस सर। This is a parabolic function. कैसा function है ये? Parabolic. And this parabolic function is symmetrical about which axis? y is equal to x square याद करो। हम जो 12वीं में पढ़ते थे y is equal to x square minus of 4a ऐसा कुछ पढ़ते थे। Y equal to 4a. हाँ, तो हम बोल रहे हैं y is equal to 4a छोड़ो उसको, y is equal to x square minus of some constant. If I am going to substitute x as minus of x, then there is a no change in the overall expression. Yes, sir. अगर x को minus x रखने से expression नहीं बदल रहा है, मतलब symmetrical about बच गया वाला axis. Symmetrical about which axis? y axis। y axis। अब मैं आ गया पीछे, ये था। किसकी प्लॉटिंग कर रहे बताओ एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते रहेगा ध्यान से। अगर वो पैराबोलिक फंक्शन था तो मेरे को पैराबोलिक फंक्शन को ऐसे बनाना चाहिए कि नहीं? यस सर। ऐसे नहीं, पूरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ऐसे कौन बोलता है? मोदी जी। ऐसे नहीं, पूरा जोर से बोलना पड़ेगा, पूरा जोर से बोलो। ओ, बनाना चाहिए। ऐसे बनाना चाहिए। Yes. लेकिन ये तब बनाता जब ये होता y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें जो, अगर आप 12th याद होगा तो इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस मच। Yes, sir. यस सर। ये अगर A नहीं नीचे- समझ में आ रहा है तो एक काम करता हूं मैं। एट ओरिजिन, देखो ध्यान से, एट ओरिजिन व्हाट इज एक्स? 0. आ गया आंसर। एट ओरिजिन Yes, व्हाट इज sir. एक्स? खत्म, ये आ गया माइनस ऑफ 2w बाय एप्सिलॉन। आंसर आ गया। Yes, sir. तो इसको हटाओ, इसकी नीड नहीं है, ये तो समझाने के लिए बोला था, ये तो समझाने के लिए बोला था। हमको अच्छे से पता चल गया कि हमारा जो है ना वो ऐसे बनेगा। प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली। अरे आप ध्यान से बनाइएगा पैराबोलिक फंक्शन को, समझ में आया? Yes, sir. ओरिजिन पे मैक्सिमम होगा, ये मैं प्रूव कर दूंगा, देखना। इस ग्राफ को उठा के ड्रैग करके यहीं तक लेके जाओगे तो यही वाला ओरिजिन वाला पॉइंट यहां पे चला गया। अब आप सोचो एक बार कि इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ना, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ना? नो सर। जब उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो हमको ऐसे करना चाहिए, देखो ध्यान से। हटाओ 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 हटाओ, इसको भी हटाओ 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 हटाओ, सब हट गया, सब हट गया, यहां तक हट गया। लेकिन इतने में डिप्लीजन रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। यस सर। तो अब मैं सबको हटा दे रहा हूं, देखो सब हट गया। बोलो जल्दी। अब पक्का ये सही है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। ये पैराबोला टाइप नहीं दिख रहा है क्या, कि दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। नहीं, दिखाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं कर्व प्रॉपरली? अब ठीक है? यस सर। ये इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिख रहा है आपको? सर ये पॉइंट जो बना रखा है आपने।
ये जो पॉइंट जो बना चुका है हम इसी में बोल सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑकरिंग एट द जंक्शन। और इसी ई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी याद करो, -2 W² बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो और ये नेगेटिव वैल्यू क्या बताता है, नेगेटिव वैल्यू क्या दर्शाता है, बोलो जल्दी यार बताओ मुझे। डायरेक्शन इसकी मतलब सर वेरी गुड, 10 to P है वेरी सर। गुड, वेरी गुड। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव, अरे यार पॉजिटिव, यही तो पॉजिटिव है, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, ये आप बोल रहे हो नेगेटिव होना चाहिए, तो हम ऐसे पॉइंट आउट कर लेंगे व्हाट इज दिस ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंटिंग नाउ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है इतना, बोलो यस और नो। Yes, sir. ये ई मैक्स भी आ गया, ठीक है। अच्छा तो ई मैक्स की वैल्यू निकालो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट दैट वन इन मैग्नीट्यूड। तो 2 को 2 करो, W इज व्हाट, W कितना गिवन था क्वेश्चन पे, 2 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर 2 इंटू 10 पावर माइनस माइक्रो यस मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एप्सिलॉन कितना होता है 8.854 इंटू 10 पावर -12 फैरेड पर मीटर, तो पक्का मीटर की अच्छी बात हो गई है, और इंटू 11.8। कौन कैलकुलेट करके बताएगा कैलकुलेटर से, Sir, 0.038. सच में ऐसे आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. तो गलत हो गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था क्या, क्या पूछा था क्वेश्चन पे, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू इन Sir, द क्वेश्चन। junction potential and maximum electric field. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है आपका, Sir, 0.038. 2 इंटू, सर ये आपने 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा लगा दिया नीचे, कौन सा, ये सर आपने लिखा 2। एप्सिलॉन के साथ में। हाँ यहाँ पे नहीं आना चाहिए था 2, और बताओ और क्या चेंज आएगा। सर अब आ गया आंसर 0.0766। हाँ 0.0766 0.0766 वोल्ट पर मीटर, अच्छा वोल्ट पर सेंटीमीटर आया क्या, है ना, 66 तो आ रहा है, क्या कर रहे हो जल्दी बोलो। नहीं वोल्ट पर मीटर ही आ रहा है हाँ, क्योंकि माइक्रोमीटर दिया हुआ था। हाँ तो आंसर किस में आ रहा है, सर, वोल्ट वोल्ट पर पर मीटर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर में आंसर, यस सर। ठीक है, लेकिन हमारा तो आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, कि मैच कर रहा है, नहीं सर वो मेगा में करना पड़ेगा उसको। तो मेगा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नहीं आ रहा है ना, मेगा में कहाँ आ रहा है आंसर, आ रहा है क्या मेगा में जिस हिसाब से दिया है? नहीं आ रहा है। मेगा वोल्ट्स ना, 2W² बाई एप्सिलॉन तो करेक्ट है बेटा आंसर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना था, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है फिर इन्होंने गलत कैलकुलेट करके आंसर दिया, आंसर इनका यही आ रहा है, यही वाला सेम, इतना ही वैल्यू है। इसको देखो एंड यू टेल मी दिस वन इन 2, इन लोगों ने ये बोल रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, मतलब ये कर रहा है सेंटीमीटर में बात कर रहा है, डिवाइड बाई 11.8 इंटू 8.85 फैरेड पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर ऑफ -14। तो इनका आंसर ना, इसी को ये वोल्ट पर सेंटीमीटर बोल रहे हैं, और इसी को 7.66 लिख दिया उन्होंने।
7.66 नहीं आ रहा है, मेगा में नहीं आ रहा है, चेक करो ये कितना आ रहा है अभी, वोल्ट पर सेंटीमीटर बताओ कितना आ रहा है ये। चल रहा है 7.66 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 7.66 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर सर वो तो सेंटीमीटर। मीटर वाले आंसर को ही चेंज कर देंगे ना सर, सेंटीमीटर बाय 100 करके हाँ, खत्म तो हो ये जाएगा आंसर ऊपर। सही है बेटा, ये एक्चुअली जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है ना वो गलत है, सही है सर इतना। किलो, हाँ यस सर। तो 7.66 कहाँ था आंसर, ये मेगा, इसको यूनिट एम को हटाओ इसमें, समझ में आया। यस सर। हाँ तो ये गलत है, ये मेगा यहाँ पे भी नहीं आएगा। वही एक्चुअली पता है, मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था ना मैं सोच रहा था यार मेगा सर मेगा मेगा आ वोल्ट रहा सर, मेगा आ रहा है सर। उधर वो जो आपने नीचे लिखा है देखिए सर, उधर 10⁻12 होगा एप्सिलॉन का। कहाँ पे, वो जो नीचे डिनोमिनेटर पे। ये तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे ना, फैरेड पर सेंटीमीटर बेटा। अच्छा सही है ये सही है, चेक करो एक बार। हाँ, फिर नहीं आ रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैं मेगा कैंसिल कर रहा था। मेगा नहीं आएगा, आंसर किसमें आएगा, 7.66 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ, आप कैलकुलेशन देख लो यार, ये यहाँ पे 8.854 10 to the power of -12 फैरेड पर सेंटीमीटर है, और ये 8.854 10 to the power of -12 फैरेड पर मीटर है। इतना बेसिक कैलकुलेशन, आपको भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शन को वेरीफाई कर लो, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, सब करेक्ट इतना। विथ डेरिवेशन बात किया हम लोगों ने, जल्दी बोलो। यस। किसी को कुछ डाउट है? व्हाट इज बी पार्ट, व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? जंक्शन पोटेंशियल। अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, देखो ध्यान से, अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकालना हो तो क्या करोगे? जंक्शन वोल्टेज बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx विद अ नेगेटिव साइन, करेक्ट इतना? फ्रॉम EMT, बेसिक्स ऑफ EMT में यहाँ तक भी नहीं पहुंचे क्या हम लोग अभी तक? पहुंच गए सर। तब तो फिर मेरे को बताना चाहिए आप लोग को कि ये सब रिलेशनशिप होता है, फिर मैं ही बता रहा हूँ सबको, है ना? हाँ, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करो, चलो पुट करते हैं एक बार हम लोग। जंक्शन वोल्टेज, अब जंक्शन वोल्टेज अगर आपको डेरिवेशन याद होगा तो ऐसे बनाया था मैंने जंक्शन वोल्टेज, ऐसे करके, याद आ रहा है? यस सर। ये था वो जंक्शन वोल्टेज यहाँ तक। तो हमें पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तब जाके जंक्शन वोल्टेज आएगा। अब इसको एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन चाहिए, तो लिमिट क्या पुट करूं मैं? -w/2 से +w/2। मैं बताता हूँ कैसे कर रहे हैं हम इसको। देखो ये मेरा हाथ है, देखो अभी मेरा मूवमेंट, मैं यहाँ से स्टार्ट किया 0, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे माइनस इंटीग्रेशन कर रहे हो। सबको धीरे धीरे मेरा हाथ जितना एरिया कवर करते जा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मेरा हाथ देखो, अरे मूव क्यों कर रहा है? हाँ सही है इतना, ऐसे जब यहाँ तक पहुंचूंगा ऐसे करके, यहाँ तक पहुंचा तो क्या मैं मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया यहाँ तक? यस सर। दिस नेगेटिव इनटू उधर का नेगेटिव है, कितना आया? पॉजिटिव। बोलो जल्दी। यस सर। नेक्स्ट वन, ये इवन फंक्शन है क्या? देखो इधर भी उतना उधर भी इतना। यस सर। यस सर। तो दिस जंक्शन वोल्टेज इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली उसको अलग कर लेते हैं, -2, अब लिमिट विल बी 0 से लेकर w/2 w/2 इंटू, इसको देखो वैसे भी दिख रहा था x इज इक्वल टू -x, पूरा वही है, 8 x², एप्सिलॉन को बाहर निकाल लो, -2 टाइम्स ऑफ w² भी अच्छी बात है, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx। एक बार में अप्लाई कर दिया, अभी -2 डिवाइड बाय, अच्छी बात है ये एप्सिलॉन, 8x² इंटू dx कितना आएगा? 8x³ -2w² तो कांस्टेंट था इंटू x, ये वेरिएशन है, किस हिसाब से वेरी कर रहा है। लेकिन अब मेरे को जंक्शन वोल्टेज, अब अपनी कॉपी में देखना, मैं ऐसे करके डिराइव करके यहाँ पे गया था, मेरे को यहाँ की वैल्यूज के, यहाँ की वैल्यू से, यहाँ की वैल्यू से, यहाँ की वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कहाँ का वैल्यू चाहिए, लास्ट एरिया तक निकालूंगा मैं।
लास्ट का मतलब ऐसा है कि जस्ट इमेजिन करो कि आपका हाथ ऐसे मूव कर रहा है, छोटा एरिया कवर हुआ, फिर और एरिया और एरिया और एरिया और एरिया, कवर अप होते जा रहा है, कवर अप होते जा रहा है, फीलिंग समझो आप ऐसे करके, और वो ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब जब मैं यहां तक एरिया कवर किया तो पूरा एरिया मिलाकर क्या हुआ, जंक्शन वोल्टेज, और उसी को हम निकाल रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, हाँ इंटीग्रेशन, अब एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। 8x क्यूब बाई 3 बोल रही हूँ। ओके ओके 8x क्यूब बाई 3। हाँ अब क्या निकाल रहे हैं हम, अब हम एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। क्लियर? यस सर। हाँ तो अगर हम इसको x को w/2 पुट कर लेते हैं तो -2/एप्सिलॉन, ठीक है, ये हो गया w³/8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो w³/3 हो गया, -2 से ये w³ अगेन हो गया w³। इंटरेस्टिंग बात होने वाली है अभी। 3 - 1 is 2 and 2 to 4 तो कितना आ गया 4/3 एप्सिलॉन इनटू 4w³/3 एप्सिलॉन is the junction voltage of this linearly graded PN junction. Next one, यहां तक फटाफट लिखो तो। नेक्स्ट वन, अगर स्टेप पीएन जंक्शन होता है, देखो बेटा ये वो डेरिवेशन है जो लोग कभी नहीं कराएंगे आपको, कभी भी, नेवर एवर। देखो जंक्शन वोल्टेज फॉर एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन, याद आया, स्टेप पीएन जंक्शन इज आल्सो रिफर्ड एज एब्रप्ट पीएन जंक्शन। एब्रप्ट क्यों, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूं आप लोग के लिए, देखो सर ये एब्रप्टली बिहेवियर बदल देता है, सडनली ऐसा आ रहा, सट से जंप कर दिया, मतलब सडनली स्टेप पीएन जंक्शन, स्टेप की तरह बिहेवियर है, सीढ़ियों की तरह बिहेवियर है, स्टेप या एब्रप्ट चेंज। भाई तेरे में इतना चेंज कैसे आया, जैसे मेरे को लोग बोलते हैं, तो वो एब्रप्ट चेंज ही तो हुआ। तो व्हाट इज दिस इज माइनस या q n पैरेलल विद nd q and w square divided by 2 epsilon. This formula in general comes for step PN junction, and this time the junction voltage for a linearly graded PN junction is looking like, जो भी है हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ जो भी है इसको मैं प्रोपोर्शनल साइन से रिप्लेस कर दे रहा हूं। इज इट प्रोपोर्शनल टू w क्यूब? फॉर अ linearly graded PN junction, and this junction voltage is proportional to w square for step PN junction, for a step PN junction। समझ में आया क्या? इतना सारा डेरिवेशन कराया था मैं, मेरे को लगता है आपको अच्छा लगना चाहिए। यस सर। क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराया। और एक और चीज है, जंक्शन वोल्टेज की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, इसमें फटाफट वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या, और फिर देखना आपको क्या पूछा है। जंक्शन वोल्टेज इसमें पूछा हुआ है, वोल्टेज में इसकी वैल्यू पुट करो तो मेरे को बताओ कितना आ रहा है। सर ऑप्शन ए है। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। हाँ तो ये वोल्टेज बताओ ना, वैल्यू कितनी आ रही है न्यूमेरिकली? 10.2 वोल्ट। देखो बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये सॉलिड स्टेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल भी सकते हो आप इसको, क्योंकि हमने पढ़ाया है। ठीक है, बोलो ना जल्दी। यस सर। हाँ, जितने लोग अनम्यूट हो सकते हैं मेरे को बताओ कैसा लगा ये न्यूमेरिकल आपको? सर बहुत अच्छा सर, बहुत ही फैंटास्टिक था। इससे क्या होगा पता है बेटा, मैं ये न्यूमेरिकल क्यों कराया पता है? देखो इसमें कुछ नई बात नहीं है, हर फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया गया था, वो भी डिराइव करवा दिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आपने देखना, मैंने बोला था फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट फोर्स कंजर्व होगा बिकॉज ऑफ डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस। जो हम पढ़े थे क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था, तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल करके हम बोलते थे, तो वो तो हो गया, उसी का यूज करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कराया था। फिर पॉइजन्स इक्वेशन करके यूज करके वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डेंसिटी डेरिवेशन में कराया था, और पूरा पीएन जंक्शन पढ़ाने के बाद ये एक न्यूमेरिकल और करा दिया मैंने। तो हम हमारा जो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो कांसेप्ट है डायोड का, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड का, वो क्लियर हो गया। यस सर। पी फेड के लिए आप ना, पी फेड के लिए दो पेज छोड़ दो, पी फेड के न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल ऑन पी फेड, और 2 पेज स्किप करो।
स्किप किया? व्हाट इज द हेडिंग नाउ? सर ओपैम्प आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लीस्ट थिंकेबल टॉपिक। लिस्ट थिंकेबल का मतलब कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली नोडल करो, एंजॉय करो। नोडल एंजॉय, नोडल एंजॉय, क्या करना है बताओ? नोडल नोडल एंजॉय। हाँ, तो व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ ओपैम्प एज पर मी? गुलशन सर क्या बोलते हैं ओपैम्प के बारे में? नोडल अप्लाई करो, नोडल एंड एंजॉय, ऐसा लिखो आप। ये है ओपैम्प का डेफिनेशन। ऐसा एक भी ओपैम्प नहीं होगा जिसमें मैं नोडल ना अप्लाई करूं। तो नोडल और एंजॉय। नेक्स्ट वन, ये ट्रायंगल किधर गया रे? ये ऐसा तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, ऐसा बनेगा ट्रायंगल, ये फालतू का ट्रायंगल है ये। व्हाट डू यू मीन बाय ओपी? ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 6 o'clock. देखो कम बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं? यस सर। बाकी सब चले गए ना, कल पछताएंगे उन लोग। अब पछताए खेत जब चिड़िया चुग गई खेत। यस सर। पछताए होत क्या? तो ये ओपैम्प, क्या बोला मैं, ये क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर का मीनिंग बता दो। एम्पलीफायर का मतलब होता है जिसका आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, या तो पावर गेन हमेशा जिसका ग्रेटर देन क्या होगा? 1। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा क्या है ट्रांसफार्मर, घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वालों का टॉपिक है, मैं तो नहीं जानता उसको, कम जानता हूं। तो ट्रांसफार्मर में बेटा जो आउटपुट पावर है ना ट्रांसफार्मर का, और जो इनपुट पावर होता है ना ट्रांसफार्मर का, उसका रेशियो कितना आता है? यूनिटी 1 आता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 440 में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा? सेम। लेकिन एम्पलीफायर का पावर क्या होगा? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। 1। तो हम एम्पलीफायर को क्या मानते पता? हम एम्पलीफायर को, देखिएगा ध्यान से, एक्टिव डिवाइस मानते हैं बिकॉज ऑफ पावर गेन। सुनिएगा ध्यान से, मस्ती के साथ सुनिएगा। जैसे बोलता ना, क्या नाम है उसका, छोड़िएगा, कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास नाम है, मस्ती के साथ सुनिएगा। तो एम्पलीफायर का क्या नाम है? एम्पलीफायर इज एन एक्टिव डिवाइस बिकॉज ऑफ गेन। एम्पलीफायर का क्या होता है? गेन। और वो गेन जनरली हम वोल्टेज गेन भी बोल सकते हैं, करंट गेन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज अगर आप बोलोगे तो क्या बोलेंगे? पावर गेन। पावर गेन। ठीक है, लिखा गया इतना? यस सर। जब इसको ओपैम्प को जिस पर्पस के लिए बनाया गया था ना फर्स्ट टाइम पे, तो इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओपैम्प परफॉर्म्स मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। करेक्ट इतना? यस। हाँ, इधर देखो आप, जो सबसे बड़ा एडवांटेज देखो, ओपैम्प हमारी दुनिया में क्यों आया, ये जानना चाहते हो फर्स्ट टाइम पे? यस सर। देखो मैं बता दे रहा हूँ, फिर कोई बता नहीं पाएगा। सब लोग एम्पलीफाई था, ये था, वो था, इधर का उधर घुमा फिरा के कुछ ना कुछ, एक्सेप्शन ये था, वो था, किसी ने आया कुछ कर दिया, ऐसे बोलेंगे लोग। लेकिन अब देखो प्रॉपर रीजन बताता हूँ। ये देखो, जब हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, बीजेटी एज एम्पलीफायर,
तो बीजेटी का जो गेन और जो फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर होता है, मैं ये बता रहा हूं कि क्यों ओपैम्प दुनिया में आया, वजह क्या थी। तो बीजेटी का ना बेटा लो फ्रीक्वेंसी में गेन एकदम 0 होता है और हाई फ्रीक्वेंसी में भी गेन क्या होता है? 0. 0। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ गेन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पहली बात। हाँ फर्स्ट, ये अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये लोअर वाली फ्रीक्वेंसी है FL, ये डिराइव करवाऊंगा मैं आपको। अच्छा ये तो थोड़ा बहुत सीरीज RLC में पढ़ाया था क्या? यस सर। और ये FH है। अब सुनो ध्यान से, आपको याद है कि बीजेटी का हम न्यूमेरिकल करते थे, उसमें कैपेसिटर लगा रहता था बाहर, यस सर। बाहर की तरफ बीजेटी में Yes, sir. कैपेसिटर लगा होता था। तो गेन फॉल्स, फॉल्स मतलब कम हो जा रहा है, गेन फॉल्स ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर। जितने कैपेसिटर को आप बीजेटी में ओपन सर्किट करते थे, सब कैपेसिटर क्या था? कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर। और देखो मैं कभी भी कुछ भी पढ़ाता रहता हूं तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, देखिएगा। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, कुछ याद आया आज की क्लास में? यस सर। Yes, sir. तो मैंने उस टाइम पे ये बोला था बेटा यही सब कैपेसिटेंस की वजह से, जिसका नाम है इंटरनल या पैरासिटिक कैपेसिटेंस, गेन रिड्यूसेस एट हाई फ्रीक्वेंसी। यस। ये देखो, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी में जो गेन की कमी हो रही है, वो गेन क्यों फॉल हो जा रहा है नीचे? गेन फॉल्स ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंस, ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंस। करेक्ट इतना? यस। यस सर। क्या क्या होगा वो? सी बेस से लेकर एमिटर तक का जंक्शन कैपेसिटेंस, सी और क्या होगा? CBE, सी बेस एमिटर, और फिर एमिटर बेस। अच्छा वही तो वही है CBE। मीटर बेस। इसको हम सी पाई बोलेंगे। कैसे याद करो? क्योंकि इसी को आर पाई बोला था कल की, RBE को। यस सर। Yes, sir. यस सर। सी पाई सी म्यू इज इक्वल टू CB, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो है ना वो CBC है, बेस से लेकर कलेक्टर तक का जंक्शन कैपेसिटेंस। स्मॉल लेटर क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। नेक्स्ट वन, एक और क्या होगा? सी कलेक्टर एमीटर। कलेक्टर एमिटर, CCE। हो गया इतना? यस सर। तो अब आप ये याद रख लो बेटा, ये इसका डेरिवेशन भी है मेरे पास, आप बिलीव कर सकते हो? मेरे पास डेरिवेशन भी रखा हुआ है इसका, रिसेंटली डिराइव कर रहा था। मैं अपने आप को ये बता रहा था कि कल के डेट में कोई बच्चा मेरे से ना पूछे कि भाई सर गेन क्यों फॉल होता है, तो इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से। अब ध्यान से देखो और सुनो, और जितना मैं जानता हूं सब बता देता हूं। ये जो है ना, अक्सर आप देखोगे ये जो कपलिंग कैपेसिटर है ना बेटा, ये माइक्रोफैरेड में गिवन होगा न्यूमेरिकल में। देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम पे, मोस्टली ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पे, इन जनरल इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन व्हिच यूनिट? माइक्रोफैरेड। हाँ, और इधर देखो सी पाई सी म्यू है ना, ये जो सी म्यू होता है ना, जितना मैं याद कर सकता हूँ वो 100 पिकोफैरेड इन जनरल होता है, और ये वाला जो है ना वो 3 पिकोफैरेड होता है। तो देखो आप, पिकोफैरेड जनरली नैरो फैरेड से कम होगा। कौन सा? इंटरनल कैपेसिटेंस। और जो कपलिंग कैपेसिटर है वो कितना होगा? तो आप एक बार सोचो, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैं ज्यादा हो जा रहा है क्या? नो। सब तो पढ़ाया है कैपेसिटर के बारे में। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे XC निकालते हैं। XC इज इक्वल टू 1/ω/C। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पिकोफैरेड में पुट करोगे, तब XC रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, where capacitor itself is a very small value. देखो capacitance itself is a very small value. In that case, omega it should be very high in order to make that reactance as high. तो यहाँ पे ये वाली वजह आ जा रही है। तो आप देखोगे बीजेटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है?
लो फ्रीक्वेंसी में गेन क्या होता है बीजेटी का, देखो बहुत कम है क्या, यस सर। यस और हाई फ्रीक्वेंसी में बीजेटी का गेन क्या है, वो भी कम। तो यस बीजेटी का जो गेन है वो हम कहां से लेकर कहां तक लेंगे, एफ से लेकर, एफएल एल तक। इसको लिखो मिड बैंड गेन। मिड बैंड गेन मतलब मिड बैंड गेन के बारे में बोलेगा तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम गेन ऑफर्ड बाय बीजेटी विद इन द बैंडविड्थ, और यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे हम, बीजेटी का बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। सही है। यस सर। क्लास का टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। यस सर। यस सर। अब आपको कल ये बताना है, ये डिस्क्राइब करूंगा मैं कल। कहाँ गया, ये देखो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल ओपैम्प दुनिया का ऐसा होता है, प्रैक्टिकल ओपैम्प ये कल बताऊंगा मैं, मानते हो कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। ये है प्रैक्टिकल ओपैम्प, ये प्रैक्टिकल बीजेटी का गेन था। ओपैम्प, ओपैम्प का गेन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। कोई स्टूडेंट क्लासेस में नहीं होगा जो ये क्लेम कर दे कि सर पिछले बार ओपैम्प आपने यहीं से शुरू किया था। देखो हर बार जितने बार मैं ओपैम्प स्टार्ट करूंगा, एवरी टाइम ओपैम्प इज हैविंग अ न्यू वे टू स्टार्ट। इसको देखो। यस सर। इस ओपैम्प की खास बात क्या है, तो ओपैम्प का अगर डेफिनेशन आप देखोगे ना बुक में, वो सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट्स अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर। डीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना, 0, और उस टाइम पे गेन क्या है, मैक्सिमम। तो बीजेटी और ओपैम्प पे हम क्या कर रहे थे, देखा मैंने बीजेटी को यूज किया एज एन एम्पलीफायर, तो मैं देखा यार छोटी फ्रीक्वेंसी को ढंग से एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। कुछ भी करा मैंने, हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई किया, सब कुछ करने की बात किया, मैं देखा मेरा बीजेटी ना कम फ्रीक्वेंसी को ढंग से एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। तब मेरे को किसका ख्याल आया, ओपैम्प बनाने का। ओपैम्प। तो ओपैम्प और बीजेटी में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कोई पूछता है तो बोलना ये बीजेटी ना आपका डीसी गेन नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन अब आप बोलोगे सर बीजेटी और ओपैम्प में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों एम्पलीफायर है, दोनों एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन बीजेटी लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर नहीं पाता, लेकिन ओपैम्प सबसे ज्यादा गेन लो फ्रीक्वेंसी में ही देता है। यस सर। जैसे मैं जो बोल रहा हूं वो है 330 हर्ट्ज से लेकर 300 से लेकर 3300, मतलब 300 हर्ट्ज से लेकर 3300 हर्ट्ज तक। तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, हर्ट्ज बोल रहा हूं मैं, मेगा हर्ट्ज नहीं बोल रहा हूं, गीगा हर्ट्ज नहीं बोल रहा हूं। तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो बीजेटी मेरे वॉइस को अच्छे से एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ओपैम्प मेरे वॉइस को अच्छे से एम्पलीफाई कर लेगा, क्योंकि मेरी वॉइस ओरिजिन के पास ही है फ्रीक्वेंसी वाइज। यस सर। बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, हर चीज को लिख लेना बेटा। पता चला आपको इंटरव्यू में यही पूछ लिया आपको डीआरडीओ के टाइम पे, नहीं डीआरडीओ नहीं, ओएनजीसी में, क्योंकि ओएनजीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ओएनजीसी के इंटरव्यू में पूछेंगे। उन लोग बोलेंगे आप बताओ बेटा कि दोनों में डिफरेंस क्या है बैंडविड्थ को लेकर। अगर आप ये बता दिए तो ही विल बी अ बिग फैन ऑफ यू एंड ही इज लाइक गोइंग टू सेलेक्ट यू क्विकली विदाउट एनी थॉट। यस सर। बहुत हो गया पढ़ाना? यस सर। ओके यस सर, इंटर वाज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस बैच। ये फिल्टर में पढ़ाने थे ये ग्राफ, ये निर्मला सिन्हा बोल रही कि फिल्टर में पढ़ाया था ये ग्राफ। दोनों देखो, पता है पुराने स्टूडेंट कई बार सोचते हैं ये फिल्टर है, लो पास फिल्टर। अरे गधे हो क्या, ये ओपैम्प है, सिर्फ ओपैम्प की आईसी है मेरे भाई, है ना, सिर्फ ओपैम्प की आईसी। फिल्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये बैंड पास फिल्टर बोलने लगे। अगर बीजेटी, सुनो ध्यान से, ये मेरा हाथ है दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे बीजेटी रखा हुआ है। अब बीजेटी को बोलोगे कैसा फिल्टर है तू, तो बोलेगा बैंड पास फिल्टर। ऐसा बिना किसी कैपेसिटर के, रजिस्टर के, कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके इनहेरेंट क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इनहेरेंट क्वालिटी का मतलब आपको अकेले में छोड़ दिया जाए, फिर आप जो क्वालिटी शो करते हो वो इनहेरेंट क्वालिटी। दोस्तों के साथ तो सब प्रिटेंडिंग नेचर बताते हैं। नेक्स्ट, ओपैम्प, जस्ट ओपैम्प को अपने हाथ में ले लिया तो वो हाई फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करता, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में अच्छे से काम करेगा। ठीक है? यस फिर आप बोलोगे सर हाई फ्रीक्वेंसी में कौन सा अच्छा काम करता है, तो मॉसफेट लेके आया फिर हम लोगों ने। और मॉसफेट अगेन प्रोवाइड्स लो फ्रीक्वेंसी,
फर्जी गेन, इट डू प्रोवाइड्स गुड गेन अंडर हाई फ्रीक्वेंसी. तो MOSFET works at high frequency and but BJT does not works or respond properly in high frequency. ये मत बोलना कि ये बैंड पास फिल्टर है और ये लो पास फिल्टर है. पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं जो बोलते हैं सर ये तो आपने फिल्टर में पढ़ाया था. अरे फिल्टर को क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो बीजेटी के इनहेरेंट क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो कैसा रेस्पॉन्स करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, और ओपैम्प के इनहेरेंट क्वालिटी के रेस्पॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो कैसे बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. कुछ लोग ना आगे का पढ़ लेते हैं और दिमाग यहाँ लगाते हैं. उनको ये नहीं पता कि जो पढ़ा रहा है ना बंदा वही स्मार्ट है इस दुनिया में. दिमाग लगाएंगे सर आपने तो लो पास फिल्टर पढ़ाया था. अरे गधो, पढ़ाया नहीं है लो पास फिल्टर, ये बीजेटी है, ये ओपैम्प है. ओपैम्प का इनहेरेंट फीचर बोला, ये बीजेटी का इनहेरेंट फीचर है. इतना अच्छे से बता रहा हूँ फिर भी कंफ्यूजन में डाल रहे पूरे बैचेस को. चलो मूड ऑफ कर दिया पूरा क्लासेस का.